नमस्कार, अवतार मीडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। लव जिहाद रोकने के लिए धामी मंत्रिमंडल का बड़ा फैसला, धर्मांतरण एक्ट में संशोधन पर मुहर। अब धर्मांतरण कराने पर 10 साल की सजा, हल्द्वानी शिफ्ट होगा हाईकोर्ट। पशु चिकित्सकों को धामी सरकार की बड़ी सौगात, राज्य में 60 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई की शुरुआत, पशुपालन विभाग में एनपीए लागू। विधानसभा शीतकालीन सत्र की अधिसूचना जारी, 29 दिसंबर से शुरू हो रहे सत्र के लिए विपक्ष ने तैयार किए मुद्दों के हथियार, तो पक्ष भी है तैयार। हल्द्वानी काठ गोदाम से 3 किलोमीटर दूर हैडा खान रास्ते पर आवाजाही ठप, बरसात में आए मलबे को हटाने के लिए अभी भी जारी है जद्दोजहद, कई जिलों का टूटा संपर्क। उत्तराखंड में जल्द दूर होगी एयर एम्बुलेंस की कमी, दूर दराज इलाकों में मरीजों को जल्द मिलेगा इलाज, स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की कवायद। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई। कैबिनेट में 29 प्रस्ताव लाए गए। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए धर्मांतरण एक्ट में संशोधन पर मुहर लगी है। इस एक्ट में कड़े प्रावधान किए गए हैं। अब राज्य में धर्मांतरण कराने वालों पर 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक इस कानून के प्रस्ताव पर मुहर लग चुकी है और विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इसे लाया भी जाएगा। हालांकि सत्र आउट होने के चलते कैबिनेट की ब्रीफिंग नहीं हो पाई है, लेकिन कैबिनेट में क्या कुछ फैसले लिए गए हैं ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। जमरानी बांध प्रभावितों को साल 2013 की पुनर्वास नीति के अनुसार मुआवजा मिलेगा। हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरण करने के फैसले पर मुहर लगी है। पशुपालकों को राहत दी गई है। भूसा और साइलेज पर सब्सिडी बढ़ाकर 50 से 75% कर दी गई है। कौशल विकास योजना के अंतर्गत रोजगार देने वाली कंपनियों को 4 चरणों में अंशदान का भुगतान किया जाएगा। 29 नवंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र आयोजित होगा। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है और अपनी सरकार पोर्टल के लिए रिक्रूटमेंट प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। वहीं पशु चिकित्सकों को राज्य सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है। वेटनरी डॉक्टरों की लंबी समय से चली आ रही मांग को आखिरकार पूरा कर दिया गया है। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के लिए 60 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों की शुरुआत की है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पशु चिकित्सकों को एनपीए की भी सौगात दी है। पशुपालन विभाग में एनपीए लागू किए जाने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अब पशु चिकित्सक और जिम्मेदारी के साथ अपना काम भी कर सकेंगे। पशुपालकों का और पशुओं का ठीक प्रकार से वो सहायता कर पाएंगे, ठीक प्रकार से अपना योगदान दे पाएंगे। वहीं आज यहाँ पर गोड वैली और हमारी गोकुल मिशन और एम्बुलेंस जो पशु पालन के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होंगी। हमारे दुर्गम इलाकों में जहाँ पर बहुत कठिन परिस्थितियों में पशुपालक काम करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा सहायता होगी और जल्दी से जल्दी जहाँ पशुधन की जो हमारी हानि होती है वह भी कम होगी और समय पर उनको इलाज मिल पाएगा। इसके साथ ही एनपीए लागू होने पर पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि पशु चिकित्सकों की काफी वक्त से मांग थी कि अन्य विभागों की तर्ज पर पशुपालन विभाग को भी एनपीए दिया जाए। एनपीए लागू होने की वजह से विभाग का 4 करोड़ का बजट बढ़ गया है। ऐसे में मंत्री बहुगुणा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान का आभार भी व्यक्त किया है। देखिए, बधाई देता हूँ सारे हमारे वेटनरी डॉक्टर्स को। बहुत पुरानी इनकी डिमांड थी एनपीए की, दूसरे विभागों को मिल रही थी, लेकिन हमारे ही पशुपालक जो डॉक्टर्स हैं, वेटनरी डॉक्टर्स हैं, उनको नहीं मिल रही थी। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। माननीय हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान जी का धन्यवाद करता हूँ कि आज मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने मंच में निवेदन किया कि इसको आप घोषणा कर दीजिए, और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने 4 करोड़ रुपए का व्यय पड़ेगा हमारे उत्तराखंड सरकार पे। 29 नवंबर से देहरादून में विधानसभा का शीतकालीन सत्र आयोजित होने जा रहा है, लेकिन
लेकिन कांग्रेस और बीजेपी में गैरसैंण में सत्र न कराने को लेकर आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो जारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार को घेरते हुए कहा कि पिछले 2 सालों से सरकार ने एक भी सत्र गैरसैंण में आहूत नहीं कराया है। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा गैरसैंण के नाम पर जनता के साथ धोखा करती आई है। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने हरीश रावत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर गैरसैंण का कोई विकास कर सकती है तो वो सिर्फ भाजपा है। पहले भी जब हमने सत्र आयोजित किए तो भाजपा के लोग उन सत्रों से भाग खड़े होते थे, किसी न किसी बहाने। और अब 2 साल से कोई सत्र नहीं हो रहा है। ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की गई, एक चपरासी भी ग्रीष्मकाल के नाम पर वहाँ नियुक्त नहीं हुआ। बोर्ड भी तब लगे जब मैंने वो सवाल उठाने शुरू किए। और 25,000 करोड़ रुपया स्वीकृत करने की बात कही गई और आज भी 25 पैसा, जिस दिन से हमारी सरकार गई, कांग्रेस की सरकार गई, 25 पैसा भी गैरसैंण के अंदर इन्होंने भराड़ीसैंण में खर्च नहीं किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने गैरसैंण का नामकरण किया, कांग्रेस ने गैरसैंण के नाम पर लोगों को छलने का काम किया, दिग्भ्रमित करने का काम किया। कांग्रेस कहती है हमने बिल्डिंग बनाई, हमने 4 दीवारी खड़ी करी है। क्या किया उन्होंने? हमने स्पष्ट रूप से कहा है, विधानसभा के अंदर भी हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है, जनता को भी कहा है कि हम वहां ग्रीष्मकालीन राजधानी बना रहे हैं और हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई है। वहीं शीतकालीन सत्र को लेकर विपक्ष ने अपनी कमर कस ली है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बताया कि अनुपूरक बजट सत्र में विपक्ष जनता से जुड़े ज्वलंत मुद्दे जैसे राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था, भर्ती घोटालों में सीबीआई जांच की मांग को लेकर सरकार से जवाब मांगा जाएगा। यशपाल आर्य का कहना है कि विपक्ष के पूछे गए हर सवाल पर सरकार को हर हाल में जवाब भी देना होगा। जिस तरह से अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में भर्ती में घोटाला हुआ है, अन्य संस्थाओं में भी नियमों के विपरीत भर्तियां की गई हैं, मानकों की अनदेखी की गई है। अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में जो गिरफ्तारियां हुई हैं, सरकार की लचर पैरवी की वजह से आज वो जेल से बाहर हैं। तब भी हमने कहा था कि इसकी जांच माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के निगरानी में सीबीआई करे। सरकार की नीयत साफ होती, सरकार ईमानदार होती तो निश्चित रूप से इस मामले को सीबीआई को सौंपना चाहिए था। वहीं राज्य में एयर एम्बुलेंस की कमी अधिकारियों को भी खलने लगी है। एयर एम्बुलेंस की कमी को दूर करने के लिए शासन ने पढ़ाई लिखाई की और शासन स्तर से एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था किए जाने पर बजट का प्रावधान भी किया गया है। एयर एम्बुलेंस की कमी को दूर करने का मकसद पहाड़ों में भी मरीजों को जल्द और सही उपचार मुहैया कराना है। दरअसल इन दिनों पहाड़ों में कई बड़े हादसे हुए हैं, जिनमें कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने बताया कि केंद्र से अनुमति मिलने के बाद राज्य स्तर पर एयर एम्बुलेंस की कवायद तेज हो गई है। हमारे पास एनएचएम के तहत फंड रहता है जिसमें हम एयर एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध कराते हैं और संबंधित डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग रिइंबर्स कर देते हैं फंड्स। तो इसी के तर्ज पे इसको थोड़ा और आगे ले जाते हुए भारत सरकार से ये निर्देश प्राप्त हुए हैं कि इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज उत्तराखंड के लिए और बाकी स्टेट्स के लिए भी लागू किया जाना है। इसमें हमारा हब जो है वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ऋषिकेश होगा। वहाँ पे इमरजेंसी मेडिकल एम्बुलेंस तैनात रहेगा, हेलीकॉप्टर, और स्टेट गवर्नमेंट को 50% इसमें बेयर करना पड़ेगा। रेस्ट 50% धनराशि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगा। इसमें सैद्धांतिक सहमति दी जा चुकी है और आगे की रणनीति अभी तैयार किया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने जनजातीय निदेशालय में निदेशक के पद पर तैनात संजय टोलिया की नियुक्ति पर सवाल खड़े किए हैं। बेरोजगार संघ का आरोप है कि इस पर किसी आईएएस या वरिष्ठ पीसीएस की नियुक्ति की जानी चाहिए थी। इतना ही नहीं, जनजातीय कल्याण बोर्ड ने अन्य भर्तियों पर भी सवाल उठाए हैं। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार का कहना है कि संजय टोलिया ने निदेशक पद पर रहते हुए 2003 में संविदा पर रखे गए राजीव सोलंकी को नियम कायदों
को दरकिनार कर 5400 ग्रेड पे पर रखा गया था। इन तमाम मामलों को देखते हुए उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं का हक भी मारा जा रहा है। आपको बता दें कि संजय टोलिया इस समय सीएम पुष्कर सिंह धामी के ज्वाइंट सेक्रेटरी भी है, जिन पर ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के संज्ञान में कुछ दिन पूर्व ये मामला संज्ञान में आया है। संजय टोलिया जो माननीय मुख्यमंत्री के ज्वाइंट सेक्रेटरी है और साथ में जनजातीय जो निदेशालय है उसमें निदेशक के पद पर आसीन है, परंतु वो उन मानकों को पूरा नहीं करते हैं। तो उनकी नियुक्ति किस आधार पर हुई है? उस जनजातीय कल्याण में ही जो राजीव सोलंकी जी है वो समन्वयक के पद पर जो तैनात किए गए हैं। 2003 में 5000 रुपये के वेतन पर संविदा में 3 माह के लिए उन्हें रखा गया था, परंतु आज उन्हें 5400 ग्रेड पे के वेतन पर रखा गया है। ये गलत नियुक्तियां किस प्रकार से हो रही है? जो प्रदेश का युवा अपनी मेहनत से कोचिंगों में पढ़ रहा है, जो प्रदेश का युवा लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, उनके अधिकारों के साथ ये कुठाराघात है। वहीं उत्तराखंड के अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष दर्जा राज्य मंत्री मजहर नईम नवाब का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में मजहर नईम नवाब हल्द्वानी में अपने आवास के पास गाली गलौज करते हुए और बाइक गिराते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो के तेजी से वायरल होने के बाद खुद अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि आवाज को मिक्स कर ये वीडियो वायरल किया जा रहा है। वीडियो वायरल करने वाले लोग उनकी छवि खराब करना चाहते हैं, जिनके खिलाफ जल्द ही मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। देखिए, कोई गाली गलौज नहीं की गई। वो वीडियो बाकायदा जो है 4 तारीख को बना करके उसमें कुछ आवाज़ में मिक्सिंग की गई, जो गालियों का प्रयोग है, मेरे द्वारा नहीं किया गया। और इसमें जो अपराध बनता है, जो सोशल मीडिया पर चला रहे हैं गलत वीडियो, उस वीडियो की फॉरेंसिक लैब में जांच होगी। जिन लोगों ने वो वीडियो जारी की है फर्जी आईडी बना करके और अपने नाम से भी सोशल मीडिया पे डाला है, वो सारे लोगों के खिलाफ पुलिस ने, अगर मिक्सिंग वीडियो है तो उनके खिलाफ 420, 471, 467, 468 के तहत मामला दर्ज कराऊंगा। रुद्रपुर में जिलाधिकारी कार्यालय में विधायक अरविंद पांडे ने एनएचआई के अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में क्षेत्र के विकास के मुद्दों पर चर्चा की गई। विधायक अरविंद पांडे ने गदरपुर, बाजपुर और अन्य जगहों पर बाईपास रोड का काम अधर में लटका है, जैसे जिनकी वजह से आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। काम को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। आज डीएम ऑफिस में मैंने डीएम को निर्देश दिया था कि एनएचआई के जितने अधिकारी हैं, गल्फारे के जितने अधिकारी कर्मचारी हैं, उनकी एक बैठक बुलाने के लिए मैंने निर्देश दिया था। उसी कड़ी में आज बैठक हुई और इसमें एनएचआई के अधिकारी और डीएम ये सब मौजूद थे। और जो बाईपास हमारे यहाँ बनना है उसका हमने निर्देश दिया और तत्काल 15-20 दिन में एस्टीमेट बन जाएगा और वह अभी वहाँ अंडरपास बन जाएगा। वहीं काठ गोदाम से 3 किलोमीटर दूर हैडा खान रास्ता भूस्खलन की वजह से बंद है। सड़क पर आए मलबे की वजह से आवाजाही पूरी तरह से बाधित है। हैरानी इस बात की है कि बिना बरसात के इतनी भारी मात्रा में भूस्खलन हुआ कैसे। भूस्खलन की वजह से कई जिलों का संपर्क भी हल्द्वानी से टूट गया है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितनी भारी मात्रा में मलबा सड़क पर आ गया है, जिसे जेसीबी की मदद से हटाया भी जा रहा है। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल का कहना है कि जेसीबी और पोकलैंड की मशीनें लगातार मलबा हटाने का काम कर रही है। उस पे कल लैंडस्लाइड आया था तो उसमें जेसीबी लगातार उस पे काम कर रही है और आज या कल तक वो लगातार वो जो काम हमारा चल रहा है, इसमें पीडब्ल्यूडी प्रांतिखंड नैनीताल के द्वारा इसमें काम किया जा रहा है। तो जेसीबी लगातार लगी हुई है और वो जल्दी से। देहरादून में एसटीएफ ने इनामी अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 10,000 के इनामी बदमाश गुरमीत उर्फ काला को एसटीएफ ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया है। अभियुक्त गुरमीत उर्फ काला के खिलाफ हरिद्वार और देहरादून जनपद में 11 आपराधिक मामले पहले से दर्ज है। देखिए, जो एसटीएफ का मैंडेट है उसमें एक ये भी है कि हम लोग जो ऑर्गेनाइज क्राइम है और जो क्राइम करके भागे हुए हैं ऐसे इनामी बदमाशों को पकड़ने का, तो पिछले 2 दिन में हमने 3 इनामी पकड़े हुए हैं और लगातार इसमें हम लोग कार्य कर रहे हैं और भी आगे भी इसमें लगातार कार्यवाही चलती रहेगी। वहीं हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण ने मंगलौर में नेशनल हाईवे पर अवैध रूप से बन रही 4 दुकानों को सील कर दिया है। विकास प्राधिकरण के अपर अभियंता डीएस रावत ने बताया कि मंगलौर में नहर के पास नेशनल हाईवे पर 4 दुकानों का बिना मैप पास कराए निर्माण कराया गया था, जिसके बाद अवैध निर्माण के चलते ये कार्रवाई की गई है।
और जो है मैं खुद वहाँ पर स्पॉट पर गया था, मैंने तुरंत जो है नोटिस काट दिया है उसका, और नोटिस काटने के बाद उसमें उचित सुनवाई के बाद हम उचित कार्रवाई करेंगे उसमें। और यहाँ वक्त चले एक छोटे से ब्रेक का, बने रहे मेरे साथ। वहीं लोहाघाट नगर में एनएच द्वारा कराए जा रहे सड़क निर्माण कार्यों और घटिया गुणवत्ता व लेट लतीफी पर नगर के व्यापारी और लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई है, जिसकी जांच कराने पर निर्माण कार्यों में वाकई अनियमितताएं पाई गई, जिन्हें जल्द से जल्द ठीक करने के लिए एनएच के अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट जल्द ही जिलाधिकारी को सौंप दी जाएगी। प्रदेश भर में कूड़े की समस्या को लेकर हाईकोर्ट ने 25 दिन पहले ईमेल आईडी जारी कर लोगों को शिकायत दर्ज करने के लिए कहा था। हाईकोर्ट ने विभागों को भी निर्देश दिए थे कि शिकायत दर्ज होने के 48 घंटे के भीतर कूड़ा निस्तारण किया जाए, लेकिन अभी तक देहरादून की अगर हम बात करें तो दून के लोग इस मामले में कोई खास दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम की ओर से कूड़े के संबंध में मिलने वाली शिकायतों के लिए शिकायत प्रकोष्ठ का गठन भी किया गया है। ईमेल से अभी तक सिर्फ 2 शिकायतें आई, जिनका समय रहते निस्तारण भी किया गया है। देखिए, उसका साइट का जो है ईमेल आईडी का जो है व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया गया है। समाचार पत्रों में के माध्यम से जो है हम लोगों ने उसका ऐड भी निकाला था कि यदि किसी को कोई इससे व्यक्तिगत जो शिकायत हो तो वो इस साइट पे जो है ईमेल आईडी पे उसकी शिकायत कर सकते हैं, जिसका निस्तारण 48 घंटे के अंदर किया जाना आवश्यक होगा। और ऐसी 2 शिकायतें हम लोगों के पास अभी तक आई हैं, जिसको कि 24 घंटे के अंदर रिजॉल्व कर उचित कार्रवाई कर उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दी गई है। रुद्रपुर के नेहरू जिला अस्पताल में हजारों मरीज हर दिन इलाज के लिए आते हैं। ऐसे में अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए अस्पताल प्रशासन ने सभी व्यवस्थाएं की हुई है। अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर आर.के. सिन्हा ने बताया कि आयुष्मान योजना आने के बाद मरीजों को काफी सुविधा मिली है। अस्पताल में मरीज आयुष्मान योजना का लाभ भी ले रहे हैं। जांच की सुविधा हुई, जो भीड़ है वो हमने नियंत्रित करने के लिए 4 काउंटर बना रखे हैं और ओपीडी के पर्चे भी बड़े आसानी से बन रहे हैं। जो पहले भीड़ हुआ करती थी वो काफ़ी कम हो गई है। और जांच का आपको पता है कि रक्त जांच जो है जो हमारे यहाँ होता है वो ठीक है, नहीं तो जो चंदन में होगा वो चंदन का लैब का है यहाँ पे, और वो भी कर रहे हैं। इसके अलावा एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी और सिटी स्कैन, ये सारी फैसिलिटीज है जो कि आयुष्मान और बीपीएल को फ्री है। लक्सर के राजकीय महाविद्यालय में एबीपी के कार्यकर्ताओं ने छात्र संघ चुनाव कराए जाने पर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का पुतला भी दहन किया। छात्रों की मांग है कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव का ऐलान किया जाए। राज्य में पिछले 2 सालों से छात्र संघ चुनाव नहीं हो पाए, अब छात्र लगातार चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। वर्षों से कोरोना काल चल रहा था तो छात्र संघ का चुनाव नहीं हो रहा था किसी भी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में, लेकिन उत्तराखंड सरकार लोकसभा, विधानसभा, निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को बहुत ही शानदार तरीके से करा रही थी, लेकिन छात्र संघ चुनाव के नाम से वे मौन हो जाती थी। आज पूरे उत्तराखंड के अंदर धन सिंह रावत जो शिक्षा मंत्री है उनका पुतला दहन किया गया है एबीवीपी द्वारा, और ये मांग की गई है कि अगर जल्द ही छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित नहीं होती तो पूरे उत्तराखंड के अंदर एबीवीपी के कार्यकर्ता उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। वैसे तारगंज में एआरटीओ ने चेकिंग अभियान चलाया है, जिसमें कई स्कूली वाहनों के चालान भी काटे गए। कई वाहन ऐसे भी थे जिनमें खामियां पाई गई और उन्हें सीज कर दिया गया है। विपिन कुमार एआरटीओ ने बताया कि 12 वाहनों के चालान काटे गए हैं, जबकि 7 गाड़ियों को सीज किया गया है, जिन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। में हम लोगों ने आज सुबह से अभियान चला रखा है, खासकर स्कूल बसों के खिलाफ और जो प्राइवेट गाड़ियां हैं जो स्कूल के बच्चे ढोती हैं उनके खिलाफ, और खासकर ऐसे टेम्पो, मैजिक जो कि ओवरलोडेड बच्चे ढोते हैं उनके खिलाफ, जिनके पास फिटनेस परमिट नहीं है। हम लोगों ने 12 वाहनों का चालान किया है और 7 गाड़ियां हमने यहाँ पे मंडी परिषद में, एक सरकड़ा चेक पोस्ट पे भी बंद की है हमने, और 6 वाहन यहाँ बंद किए हैं। कुल मिलाकर 7 वाहन हम लोगों ने सीज किए हैं और उनके डीएल के लिए एंड परमिट के लिए रिकमेंडेशन किया है कैंसिलेशन के लिए।
रुद्रपुर में भाजपा नेता स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह की पहली पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई लोगों ने रक्तदान किया है। शिविर में आए पूर्व राज्य मंत्री सुरेश परिहार ने कहा कि भाजपा नेता वीरेंद्र को हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने हमेशा समाज के हित में कार्य किए हैं। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा प्रमुख कार्यकर्ता है। दुर्घटना में हो गया था, जिसका पूरा 1 वर्ष हो गया है। तो सब उनकी मित्र मंडली और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनकी याद में वृक्षारोपण और एक रक्तदान शिविर यहाँ पर आयोजित किया है और नेत्रदान के जागरूकता शिविर भी यहाँ पर लगा हुआ है। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार। लव जिहाद रोकने के लिए धामी मंत्रिमंडल का बड़ा फैसला, धर्मांतरण एक्ट में संशोधन पर मुहर। अब धर्मांतरण कराने पर 10 साल की सजा, हल्द्वानी शिफ्ट होगा हाईकोर्ट। पशु चिकित्सकों को धामी सरकार की बड़ी सौगात, राज्य में 60 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई की शुरुआत, पशुपालन विभाग में एनपीए लागू। विधानसभा शीतकालीन सत्र की अधिसूचना जारी, 29 दिसंबर से शुरू हो रहे सत्र के लिए विपक्ष ने तैयार किए मुद्दों के हथियार, तो पक्ष भी है तैयार। हल्द्वानी काठ गोदाम से 3 किलोमीटर दूर हैडा खान रास्ते पर आवाजाही ठप, बरसात में आए मलबे को हटाने के लिए अभी भी जारी है जद्दोजहद, कई जिलों का टूटा संपर्क। उत्तराखंड में जल्द दूर होगी एयर एम्बुलेंस की कमी, दूर दराज इलाकों में मरीजों को जल्द मिलेगा इलाज, स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की कवायद।